हाँ जी गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हम बात कर रहे हैं अपने चेंज इन पीएसआर की, और उसमें हम आज आ गए हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीखने। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे गुडविल को वैल्यूड करा था, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस को एक्यूमुलेटेड वाले जो थे उनको हमने देखा था वो कैसे ट्रीट होते हैं। ऐसे ही एक बात बताओ, क्या हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में क्या कभी कोई चेंज नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। एसेट की बात करें तो इसमें डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसमें डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, एप्रिसिएशन भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं हमारी किस केस में? एसेट्स के केस में। और अगर हम रिवैल्यूएशन की बात करें किसकी? लायबिलिटीज की, तो रिवैल्यूएशन ना बोल करके उसे क्या बोलते हैं? रीअसेसमेंट। मतलब ये लायबिलिटी जरूरी नहीं है हमारी पुरानी वाली ही हो, वो बढ़ भी सकती है। वो कैसे बढ़ सकती है? उस पर इंटरेस्ट लग सकता है, अगर कोई लोन वगैरह चल रहा है, बिल्स पे बिल हैं, हमने कुछ चुका दिए होंगे, कुछ हमारे रह गए होंगे, तो वो भी चीजें हो सकती हैं। मतलब ये वो कहना ये चाह रहा है कि आपकी जो एसेट एंड लायबिलिटीज हैं उन्हें भी अप टू डेट कर लीजिए। अब वो भी चेंज होंगी। क्यों चेंज होंगी? उनका इफेक्ट न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा, ओल्ड के अकॉर्डिंग ही वो हटना चाहिए, बटना चाहिए। क्यों बटना चाहिए? क्योंकि हो गया भाई का, चलो क्यों बटना चाहिए वो देखो। एसेट मान लीजिए मेरी कोई बिल्डिंग थी, मेरी कोई बिल्डिंग थी 5 लाख रुपए की। कितने की? 5 लाख रुपए की मेरी कोई बिल्डिंग थी। अब वो बिल्डिंग आज जिस दिन मैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहा हूं उस दिन वो बिल्डिंग मेरी 7 लाख की है। कितने की है? 7 लाख की। तो ये जो 2 लाख रुपए का चेंज है, क्या है ये? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये मेरा कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन मिलना किसको चाहिए? जो मेरे पुराने साझेदार थे। पुराने ही है, नया कौन है? ठीक है, लेकिन मिलना किसके अकॉर्डिंग चाहिए? पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग। अब तो न्यू रेशियो हम चेंज करने वाले हैं, तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इस पर इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। ओके सर। अब इसमें दो मेथड होते हैं इसे करने के बेसिकली। वही पुराने दो मेथड कौन कौन से? व्हेन चेंजेस आर टू बी रिकॉर्डेड एंड दूसरा व्हेन चेंजेस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। आर टू बी रिकॉर्डेड के केस में बनता है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रखना, आर टू बी रिकॉर्डेड के केस में बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब ये कि जब आपकी हर एक सिचुएशन की एक अलग एंट्री पास करनी हो और उसके बाद हमें उसका उन सबका प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना हो, तो उस केस में बनता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो फर्स्ट केस है। और दूसरा केस क्या है? व्हेन चेंजेस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। मतलब ये कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री दो, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री दो, खुश रहो। मतलब ये वो ये कहना चाह रहा है कि इन सब की प्रॉब्लम अलग अलग ना रिकॉर्ड करके आप सबका एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, जो नेट इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, नेट इफेक्ट निकाल लो, और उस नेट इफेक्ट को क्या कर दो? बस आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। बस जैसे हम करते थे, एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लेकिन ये इस केस में बनेगी बस जो आपकी प्रॉफिट की सिचुएशन होगी। अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, अगर लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग बन जाएगी एंट्री। आपको ये बात पता होनी चाहिए। नेगेटिव के केस में एंट्री रिवर्स हो जाती है। नहीं पता है तो आप इसे जरूर रिकॉर्ड जरूर कर लेना अपनी नोटबुक में, नोट जरूर कर लेना। बहुत जरूरी चीज है क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव अगर आ गया, लॉस अगर आ गया और आपसे वो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए क्या कहा उसने, तो आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं देनी है एंट्री, आपको देनी है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग को आप क्या करोगे उस केस में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करोगे और गेनिंग पार्टनर को आप उस केस में क्रेडिट करेंगे। ओके सर, चलिए बात कर लेते हैं एसेट और लायबिलिटीज में कैसे कैसे चेंजेस आएगा। कुछ नहीं है, बस दो ही तरीके से हो सकती हैं। देखो, एसेट या तो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है। मतलब ये कि प्लस होने पे डेबिट होती है या माइनस होने पे एसेट क्रेडिट होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सीधी सी बात है कि एग्जांपल समझो, मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं फर्नीचर को डेबिट करके कैश को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। मैंने फर्नीचर को क्या करा? डेबिट। मेरे पास फर्नीचर आया, एसेट बढ़ी, मैंने क्या कर दिया? फर्नीचर को डेबिट कर दिया। मेरे पास कैश गया, एसेट घटी, तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। एक ही एग्जांपल से दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके कि एसेट जो है जब प्लस होगी तो क्या होगी? डेबिट। और एसेट अगर माइनस होगी तो क्या होगी? क्रेडिट। ये बात मैं आपको 11th क्लास में भी हालांकि बता चुका हूं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लास्ट टाइम मेरे से पढ़े हुए हैं उन सबको ये बातें आपको पता होंगी।
बता रखी हैं ये सब। अगला केस किसका, लाइबिलिटीज का हो सकता है क्या। लाइबिलिटीज के केस में बस क्या होता है, रिवर्स होता है। कैसे, इसका डेबिट होगा माइनस होने पे और इसका क्रेडिट होगा प्लस होने पे। मतलब ये कि लाइबिलिटीज में जब जब इंक्रीमेंट होगा, प्लस होगा, तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, और अगर घट रही है तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट। कैसे कह रहा हूं मैं इस सिचुएशन को, सोचो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, पता ही है आपको, या बिल्स पेबल ले लो, कुछ भी ले लो। अगर ये बढ़ते हैं, इसमें इंक्रीमेंट होता है, तो क्रेडिटर्स ना आपका क्रेडिट होगा। कैसे सर, कैसे कह रहे हो, सुनो सीधी सी बात, मैंने ना गुड्स स्टॉक जो है अपना खरीदा और उधार खरीदा, मैंने गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। मैंने अगर परचेज करा है माल कोई उधार पर, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, परचेज डेबिट करेंगे हम, और अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम क्रेडिट कर लेंगे। मान लीजिए एक्स से मैंने माल खरीदा, तो मैं एक्स को यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ी, सीधी सी बात है, मेरे ऊपर उधार बढ़ गया, एक्स को मैंने क्या करा, क्रेडिट करा। देख पा रहे हो आप, जब जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ी तो मैंने उसे वहां पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। डेबिट की सिचुएशन समझाओ सर, सीधी सी बात, जब मैं क्रेडिटर को पैसा दे दूंगा तो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे और हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये कि लाइबिलिटीज हमारी खत्म हो रही है तो, या माइनस हो रही है तो वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एंट्रीज की तरफ चलते हैं। बेसिकली इसमें दो एसेट्स के केस और दो लाइबिलिटीज के केस हो सकते हैं। वो कैसे रिकॉर्ड होंगे, देखो एसेट में जो हमारी माइनस होता था तो हम एक एंट्री रिकॉर्ड करते थे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, एसेट जो पर्टिकुलर होगी हमारी, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, व्हाटएवर। अब डेप्रिशिएशन की जगह बस मुझे क्या करना है, यहाँ डेप्रिशिएशन को हटा करके मुझे क्या करना है, रिवैल्यूएशन लिखना है। मतलब ये एक तरफ तो आएगी मेरी एसेट या लाइबिलिटी और दूसरी तरफ आ जाएगा बस मेरा क्या, रिवैल्यूएशन, क्योंकि मैंने उसे क्या करा है, रिवैल्यूड करा है, इस वजह से बस। और कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो देखिए पहले वाले केस में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर किसी एसेट की वैल्यू में क्या होता है, इंक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, एसेट आपकी बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो डेबिट कर दोगे एसेट को। जो भी एसेट होगी यहाँ पर, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हाटएवर जो भी होगा यहाँ पर, आप उसे डेबिट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे आप टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की, अब वो बढ़ करके कितनी की हो गई है, 2,10,000 की। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो 10,000 रुपए से आपकी एसेट बढ़ गई है, इस चेंज को रिकॉर्ड करोगे। ध्यान रखना, इस चेंज को रिकॉर्ड करते हैं बस 10,000 रुपए को, इस 10,000 रुपए के चेंज को रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000। ना तो 2 लाख इंक्लूड करेंगे आप, ना 2,10,000 इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वाले मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, हमें सबकी एक अलग अलग एंट्री पास करनी है, बस चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं, टोटल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं, बस चेंजेस रिकॉर्ड होगा। ठीक है सर। सेकंड वाली कंडीशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अगर एसेट में कोई माइनस हो जाए, माइनस मतलब ये कि मान लो कोई मेरी एसेट थी 1,50,000 की, मेरे पास में कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, क्या था मेरे पास, कोई मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ था, और उस फर्नीचर की वैल्यू 1,50,000 रुपए, लेकिन अब घट करके उसकी वैल्यू रह गई 1,35,000 रुपए। At the time of when we are changing in our profit sharing ratio, तो 1,35,000 रुपए मेरी उसकी वैल्यू रह गई। तो डिफरेंस कितने से आया, 15,000 से, क्या हो गया, माइनस हो गया। तो मैं एसेट को क्या करूंगा, इस बार माइनस में ले जाऊंगा, क्रेडिट ले जाऊंगा, क्योंकि एसेट मेरी क्या हो रही है, घट रही है। तो देखो टू एसेट अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था एसेट अगर माइनस होती है तो क्रेडिट होती है। तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। सीधी सी बात है, एसेट या लाइबिलिटीज एक पक्ष जो है डेबिट होगा और दूसरा पक्ष आपका जो है वो रिवैल्यूएशन आ जाएगा। नाम सोचने की उसमें जरूरत नहीं है। तो एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन टू एसेट का केस। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी, 15,000 रुपीज की आपकी अमाउंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी लाइबिलिटीज का केस। लाइबिलिटीज के अगर बारे में बात करें तो लाइबिलिटीज बस क्या है, रिवर्स करना है हमें। मान लीजिए आपकी कोई लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स थे या बिल्स पेबल थे 1,00,000 रुपए के, आपने उनसे और माल खरीद लिया, वो चेंजेस अभी तक आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ था, आज पता लगा, देखा अकाउंट्स को तो 1,20,000 रुपए के हैं जी क्रेडिटर्स को। आज एट द टाइम ऑफ चेंज, एट द चेंज इन पीएसआर, आपने जब चेंज करा पीएसआर में, तो उससे पहले आपने देखा कि भाई पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, देखा 1,20,000 रुपए के आपके क्रेडिटर्स है, 20,000 रुपए से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, वो 20,000 रुपए से क्या हो गए, अब वो इंक्रीज हो गए। तो आप चेंजेस बस 20,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, आप कोई और चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना 1,00,000 ना 1,20,000। जो चेंज हुआ है 20,000 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी मैंने बताया था आपको अगर बढ़ जाती है, अगर प्लस हो रही है लाइबिलिटी तो वो क्या होती है, क्रेडिट, अगर माइनस होती है लाइबिलिटी तो वो क्या होती है, डेबिट।
तो लाइबिलिटीज को प्लस कर देंगे, अब यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे, सॉरी, तो क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसे कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। और इसका रिवर्स, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जब भी लाइबिलिटी हमारी घटेगी तो लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे क्योंकि वो माइनस हो रही है, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इन वाली एंट्रीज का, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होने वाला। अभी 2 केस और समझाने हैं बस मुझे। एक एसिड हो सकती है आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है आपकी कोई, या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है आपकी कोई। मतलब ये कि कोई ऐसी एसेट थी जिसको हमने आज तक रिकॉर्ड ही नहीं करा था अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन अब वो क्या करी है, हमने रिकॉर्ड करी है। सोचो जरा क्या एंट्री करोगे आप उस चीज की, अगर हमारी कोई एसेट है लेकिन हमने वो पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी। कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, क्या वही एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अब वो रिकॉर्ड करनी है। तो क्या हो रही है, बेसिकली हमारी एसेट में इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस अनरिकॉर्डेड एसेट का जो भी नाम होगा उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आप क्या कर दोगे, डेबिट, और अपने रिवैल्यूएशन को क्या कर दोगे, आप क्रेडिट कर दोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये वाली एंट्री इस केस में आएगी। और अगर अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी है गाइस, तो उसमें भी आप समझ जाओ लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, और लाइबिलिटीज अगर आपकी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो रिवैल्यूएशन आपका इस केस में डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपकी। ये अनरिकॉर्डेड वर्ड नहीं लिखना है आपको, आपको जो लाइबिलिटी होगी उसका जो नाम होगा वो लिखना है उसमें, ठीक है। चलिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूँ। जरा देख लेते हैं, हमें इसमें बेसिकली अभी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री और देखनी है। मैं उसे भी अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं, बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद में हम अपने प्रॉफिट और लॉस की एंट्री बनाना सीखेंगे। बहुत सिंपल है वो, लेकिन उससे पहले फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और एंट्री जिसको आ गई वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मूले में, सॉरी फॉर्मेट में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा, बहुत आसानी से बना देगा वो बच्चा। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही डेबिट एंड क्रेडिट साइड होंगी आपकी, और पोस्टिंग अगर आपको लेजर पोस्टिंग, ट्रांसफर, जनरल एंट्रीज करनी आती हैं तो बेस्ट है, नहीं आती तो क्रेडिट और डेबिट वाला रूल देख लो। मतलब ये जब भी इनकम होगी आपकी बिजनेस में तो आपकी क्रेडिट होगी, और एक्सपेंसेस होगा तो वो आपका डेबिट होगा। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एसेट में अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो एसेट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगी आपकी, लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो वो आपकी डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले वाले केस को देखो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, तो एसेट में इंक्रीज हुआ, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट वाली साइड में जाएंगे आप और डेबिट वाले का नाम लिख देंगे, यही हमारी लेजर पोस्टिंग के नियम होते हैं गाइस। तो बाय एसेट के नाम से आप जो भी है 10,000 रुपीज की अमाउंट डाल दोगे, सीधी सी बात। और इस वाले केस को पढ़ना है तो 30वें नंबर पे आओ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट वाली साइड में जाओ, क्रेडिट वाले का नाम लिख दो। इसलिए मैंने बस यहाँ शॉर्ट में आपको बता दिया था, याद रखने के लिए। एसेट अगर बढ़ती है तो इनकम साइड में ले जाओ क्रेडिट, लाइबिलिटीज अगर बढ़ती है तो एक्सपेंसेस में, एसेट अगर घटती है तो डेबिट में, लाइबिलिटीज अगर घटती है तो यहाँ पर ले जाओ आप उसे क्रेडिट में। बस यही चीज आपकी रिकॉर्ड होनी थी। दूसरी बात, अगर कोई एसेट और लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है तो आप उसका क्या करोगे, एसेट का, एसेट अगर कोई अनरिकॉर्डेड है तो एसेट को आप यहाँ पर लोगे, जो अनरिकॉर्डेड आपकी एसेट रहेगी उसे आप यहाँ लेंगे क्योंकि एसेट बढ़ रही है, और अगर कोई लाइबिलिटी है तो आप उसे यहाँ पर लोगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को। ध्यान रखना क्योंकि वो आपकी
बढ़ रही है, बढ़ रही है हमारी अगर एसेट तो इनकम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एक्चुअल में हमें भविष्य के लिए एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसे मुझे करना है और इसमें मुझे कहीं कुछ नहीं करना। प्रॉफिट और लॉस देखेंगे बस हम। क्या सर लॉस भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ना एसेट में वैल्यू बढ़ी हो सकता है आपकी लाइबिलिटीज इतनी बढ़ गई हो कि आपको इस बार लॉस आ रहा हो। लेकिन अगर प्रॉफिट की सिचुएशन होगी तो किधर साइड होगा, बैलेंस निकलेगा इधर का, टू प्रॉफिट या गेन ऑन रिवैल्यूएशन। आप यहाँ पर वर्ड्स लिखेंगे टू प्रॉफिट या गेन ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट का केस, और अगर लॉस का केस होगा तो ये वाला होगा बाय लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस लॉस लिखो तो भी काम चल जाएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिख लो तो ज्यादा बेटर है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा, अब एंट्री अगर हम प्रॉफिट की लाएं, प्रॉफिट की अगर एंट्री बनाएं तो प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी? देखो, अगर हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ है तो उस केस में एंट्री आप क्या बनाएंगे? सीधी सी बात, प्रॉफिट डेबिट साइड में आ रहा है रिवैल्यूएशन के, तो प्रॉफिट को आप डेबिट करो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और उन सब का क्रेडिट देना है हमें पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दीजिए क्रेडिट। ए बी सी जो भी पार्टनर हो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ध्यान रखना ये सारा काम जो चलेगा वो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चलेगा, नोट कर लेना इस चीज को। मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले केस की बात कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री आपकी गिनती है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से, ये मेरे को सिखाना भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, नेट इफेक्ट निकालो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, खुश रहो। अगर लॉस होता है फर्म में, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लॉस हो जाता है तो रिवर्स मार दो। पार्टनर्स की जो एंट्री है गाइज, अगर स्क्रीन ना शो हो रही हो तो याद रखना, बस मैं बोल रहा हूँ, इस केस में एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो आपके डेबिट हो जाएंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्क्रीनशॉट लीजिए, थैंक यू।